गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडे केमिस्ट्री टीचर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको यानी फ्लो रिएक्शन, फ्लॉक्स रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन के बारे में अध्ययन कराया। आज की क्लास में रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट दो है, आपका रेट एक्सप्रेशन है एंड रेट कांस्टेंट के बारे में आपको जानकारी देंगे, वेग व्यंजक और वेग स्थिरांक। तो यानी आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे यह पता चलेगा आपको एक द्रव्यानुपाती क्रिया नियम भी आपके सामने आएगी। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी अभी क्या होगी। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। मान लीजिए यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट निश्चित रूप से होंगे। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो अभिकारक का सांद्रण क्या होता है बच्चों, कम होता चला जाता है और उत्पाद का सांद्रण बढ़ता चला जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया जब आगे बढ़ती है तो अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन होने लगता है। क्या है, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। यानी अभिक्रिया जैसे ही होगी, ये माना कि यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है, ठीक, तो यानी यह क्या है, आपका अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट। इन्होंने क्या कहते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट कहता है कि रिएक्टेंट जो होते हैं, जो रिएक्शन होती है वह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब बदलता है, यानी अभिकारक उत्पाद में जब परिवर्तित होने लगता है तो अभिकारक के सांद्रण में क्या हो जाती है बच्चों, कमी। अभिकारक के सांद्रण में कमी हो जाती है और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि। यानी एरो का चिन्ह मैंने ऊपर की ओर बता दिया, यानी ये बढ़ोतरी यानी वृद्धि को दर्शा रहा है, और नीचे की ओर है तो जो कमी। अपना कॉन्सेप्ट है समझने के लिए देखिए, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। ये हमारे सांद्रण, कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच में ग्राफ खींचा गया है। ये जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया नीचे आ रही है, इसका मतलब हो रहा है यहाँ पे इसको कम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट। क्या है ये, रिएक्टेंट। ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, नीचे रिएक्शन फ्लो होते होते नीचे कम हो गई, और ये रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट होते हैं तो चीजें बढ़ रही है। मतलब आना चाहिए कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती चली जा रही है। किसके किसके बीच में ग्राफ खींचा गया है, सांद्रण और समय के बीच में ग्राफ खींचा गया है। ये याद रखिएगा, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ती है तो अभिकारक का सांद्रण कम होता जाता है, उत्पाद का सांद्रण बढ़ता चला जाता है। तो इसको हम द्रव्यानुपाती क्रिया नियम में समझेंगे। ये द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या है, तो देखिए, किसी अभिक्रिया की दर या वेग अभिकारकों के सांद्रण के बीच संबंध में दो नागार्जुन, गुलबर्ग एवं बाघे, साइंटिस्ट का नाम क्या है, गुलबर्ग एवं बाघे। गुलबर्ग एवं बाघे ने क्या किया है, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के बारे में प्रस्तुत किया। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है बच्चों, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होगी, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल, अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल, यानी अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल और अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती, अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है, जबकि इन पर गुणांकों की घात लगी होती है। जबकि इन पर गुणांकों की घात लगी होती है।
मतलब कहना चाहिए किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती, यानी अभिकारकों का जो सांद्रण होगा उसके गुणनफल के समानुपाती होती है, जबकि इन पर गुणांकों की घात लगी होती है, यानी कहना चाहिए उसके गुणांकों की घात लगी होती है। और हमारा यह है क्या, अभिक्रिया की क्रियाविधि के लिए, यानी द्रव्यानुपाती क्रिया नियम है ये। अब इसमें क्या, इसको किसने बताया, याद रखिएगा, गुलबर्ग एवं बागे, ये हमारे साइंटिस्ट हैं, गुलबर्ग एवं बागे ने हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के बारे में जानकारी दिया है। रेट कांस्टेंट और रेट एक्सप्रेशन क्या कहा उन्होंने, अभिक्रिया की दर जब होती है तो अभिकारकों का सांद्रण कम होता जाता है और उत्पादों का सांद्रण बढ़ता जाता है। फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको मैंने दे दिया। अब चलिए एक सामान्य रिएक्शन पढ़ते हैं। ए प्लस बी क्रिया करता है तो उत्पाद बनाता है। ए प्लस बी अब ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, उत्पाद। माना कोई अभिकारक है, ए कोई हमने कहा कि रिएक्टेंट है, ये उत्पाद है। ए और बी क्या किया, इन्होंने क्रिया किया तो उत्पाद बना दिया। अब इसमें हम अभिक्रिया की दर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। तो जब अभिक्रिया की दर को तो आर से व्यक्त करते हैं, स्मॉल आर। तो अभिक्रिया की दर जब निकाली जाती है तो याद रखिएगा बच्चों, उसके अभिकारक की निकाली जाती है, ना तो उत्पाद की। अभिकारक की निकाली जाती है और जो इनकी सांद्रता होगी वह उनके घात में लगी होती है। तो अभिक्रिया की दर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास A की पावर A एक्टिव मास B की पावर B। मतलब कहना चाहिए A की घात A हो जाएगा, B की घात B हो जाएगा। और इसको इंग्लिश में सक्रिय मात्रा, हिंदी में सक्रिय मात्रा बोलते हैं, इंग्लिश में एक्टिव मास बोला जाता है। तो यानी क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास A की पावर A एक्टिव मास B की पावर B। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल हो जाएगा K इंटू एक्टिव मास A की पावर A एक्टिव मास B की पावर B। ठीक है, समझ में आ गया। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, K एक्टिव मास A की पावर A एक्टिव मास A की पावर B। इसको और आगे सॉल्व किया गया। तो ये हमारी अभिक्रिया की दर इसी प्रकार से निकाली जाती है बच्चों, आप समझ जाइएगा। जहां के एक समानुपाती की स्थिरांक होता है, क्या है के जहां के एक समानुपाती स्थिरांक होता है। के क्या है बच्चों, एक समानुपाती की स्थिरांक होता है। इसे दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया दर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक कहा जाता है। यानी इसे ही दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक कहा जाता है। तो अब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण 1 मोल लीटर इनवर्स हो जाए तो अभिक्रिया की दर K इंटू 1 इन्होंने यह बताया यदि प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण 1 मोल लीटर इनवर्स ले लिया जाए, चले आगे चलें, बन जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे द्रव्यानुपाती क्रिया नियम सॉल्व कर रहे हैं। इसको मैं एक बार आपको और बता दूंगा, गुलबर्ग बागे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही इसके बारे में जानकारी दिया। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा देखते हैं क्या है। यदि प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण, यदि प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण 1 मोल लीटर इनवर्स, यानी 1 मोल लीटर इनवर्स ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर तो अभिक्रिया की दर इक्वल टू अभिक्रिया की दर
R इक्वल क्या हो जाएगा K इंटू 1, मतलब हमारा A के स्थान भी 1 हो जाएगा और B के स्थान भी 1 हो जाएगा, तो बराबर क्या निकल के आ जाएगा, ये दोनों आप एक दूसरे के मल्टीप्लाई करेंगे तो R इक्वल टू K आ गया। यानी जो हमारा अभिक्रिया की दर होती है वह किसके, स्थिरांक के बराबर हो गई, और किसी अभिक्रिया की दर स्थिरांक को किसी निश्चित ताप पर निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है। किसी अभिक्रिया का दर स्थिरांक उस दर के बराबर होता है जब अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण इकाई होता है, और ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होती है। वेग कांस्टेंट, वेग व्यंजक और वेग स्थिरांक यानी रेट कांस्टेंट एंड रेट एक्सप्रेशन के बारे में आपको जानकारी दे दिया। इसके चलिए थोड़ा सा लक्षण पढ़ते हैं। दर स्थिरांक के लक्षण, 2 पॉइंट हैं इसमें भी, तो दर स्थिरांक के लक्षण ये तो समझ में आ गया ना। कुछ पूछना है आपको, पूछ सकते हैं। डेफिनेशन आपको याद करना हो तो क्या करेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल, अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है, जबकि इन पर गुणांकों की घात लगी होती है। यानी उस पर गुणांकों की क्या लगी होती है बच्चों, घात लगी होती है। मैंने एक रासायनिक अभिक्रिया दिया, AA प्लस BB दोनों आपस में क्रिया करता है तो क्या बना देता है बच्चों, उत्पाद बना देता है, यानी उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद अब इनकी अभिक्रिया की दर निकाली जाती है। अभिक्रिया की दर निकालने के लिए मैंने क्या किया, आप विशेष पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे। मेन पॉइंट क्या होगा, अभिक्रिया की दर निकाली जाती है तो हमेशा रिएक्टेंट की निकाली जाती है। तो देखिए अभिक्रिया की दर आज इस समानुपाती है आपका चिन्ह, एक्टिव मास A की पावर है, एक्टिव मास ऑफ B की पावर भी, और R निकाली, इसको मैंने सॉल्व किया तो स्थिरांक हमारा K आ गया। एक्टिव मास A की पावर है, एक्टिव मास ऑफ B की पावर भी। ये K क्या है, जहाँ के एक समानुपाती स्थिरांक होता है, इसे दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक कहा जाता है। या तो दर स्थिरांक कह सकते हैं या वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया दर भी कहा जाता है। प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण यदि 1 मोल लीटर विवर्ष ले लिया जाए तो अभिक्रिया की दर हो जाती है R इक्वल टू K इंटू 1, तो R इक्वल टू K हो जाता है, और आपको इसको अभिक्रिया की दर K के यानी स्थिरांक के बराबर हो जाती है। अब दर स्थिरांक के अभिलक्षण हैं, तो उसको भी थोड़ा पॉइंट देख लीजिए। दर स्थिरांक के अभिलक्षण क्या होते हैं, समझ में आ गया है। अभिक्रिया की दर बच्चों आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभिक्रिया की दर आप जब तक आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर नहीं निकालेंगे तो अभिक्रिया की कोड नहीं निकलेगी। और अभिक्रिया की कोड हम आपको क्या बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अभिक्रिया की कोड क्या है, कैसे निकाला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोड कैसे निकाली जाती है आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा लक्षण पढ़ते हैं, दर स्थिरांक के लक्षण। दर स्थिरांक के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट अथवा रेट एक्सप्रेशन। क्या बताया गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। पहला हमारा है दर स्थिरांक अभिक्रिया के दर की माप होती है। दर स्थिरांक क्या होगा बच्चों, अभिक्रिया के दर की माप होती है। K का मान जितना अधिक होता है अभिक्रिया उतनी ही तेज होती है। इसी प्रकार K का मान जितना कम होगा अभिक्रिया की दर उतनी ही धीमी होगी। तो याद रखिएगा, मेन पॉइंट यहाँ पे है दर स्थिरांक अभिक्रिया की दर की माप है। जो हमारा दर स्थिरांक होता है, दर स्थिरांक अभिक्रिया की दर की माप है, अभिक्रिया की दर की माप है। इसके बाद क्या बताया गया, K का मान जितना अधिक होगा, K का मान जितना अधिक होगा, यानी K का मान जितना क्या होगा बच्चों, अधिक होगा, अभिक्रिया उतनी ही तेज होती है।
ठीक। के का मान जितना अधिक होगा अभिक्रिया उतनी ही तेज होती है, मतलब अधिक होगी। और यहाँ पे क्या होगा, के का मान जितना कम होगा तो अभिक्रिया उतनी ही क्या होगी, तेज होगी कि धीमी, उतनी ही धीमी होती है। मतलब एरो का चिन्ह नीचे की ओर मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि के का मान जितना अधिक होता है अभिक्रिया उतनी ही तेज होती है। इसी प्रकार के का मान जितना कम होगा, के का मान जितना कम होगा का मतलब क्या हुआ बच्चों, जितने ही आप रेट कांस्टेंट क्या हो जाए, अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी बच्चों, धीमी हो जाएगी। जब कम होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा बच्चों, धीमी हो जाएगी। और हमारा अभिलक्षण पहला कंप्लीट। समझ में आ गया। मेन पॉइंट हमारा है दर स्थिरांक अभिक्रिया की दर की माप होती है। के का मान जितना अधिक होगा अभिक्रिया उतनी ही अधिक होगी, तेज होगी। के का मान जितना कम होगा अभिक्रिया उतनी ही धीमी होगी। के क्या है, एक समानुपातिक स्थिरांक होता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, विभिन्न अभिक्रियाओं के मान भिन्न भिन्न होते हैं। क्या बताया, विभिन्न अभिक्रियाओं में के का मान भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न अभिक्रिया के लिए के का मान निश्चित नहीं रहेगा, विभिन्न अभिक्रियाओं में के का मान क्या होगा बच्चों, भिन्न भिन्न होगा। नेक्स्ट, दर स्थिरांक का मान अभिकारकों के सांद्रण पर प्रभावित नहीं होता। दर स्थिरांक का मान जो होगा, दर स्थिरांक का मान अभिकारकों के सांद्रण से प्रभावित नहीं होता। अभिकारकों के सांद्रण से प्रभावित नहीं होता। बच्चों राइटिंग में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बोल भी रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, ये अभिलक्षण मेरे को लिखना नहीं चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच का पॉइंट बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और अपनी कॉपी में नोट कर सकें। ठीक है, तो विशेष ध्यान नहीं देना है आपको। लाइन खींची है, अभी तो शब्दों के ऊपर लाइन खींची है, नहीं खींचनी है। मैं आपको सेंटेंस लिख दिया हूँ, आपके पास सेंटेंस पहुँच चुका है और आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहा अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक। तो मतलब कहना चाहिए, मेन पॉइंट अभी इसका आपको बता दिया हूँ। थोड़ा इसी के पॉइंट में जो अपन लोग पढ़ चुके हैं, अभिक्रिया की दर पढ़ रहे थे, दर स्थिरांक पढ़ रहे थे, तो इसी में दिया है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ कांस्टेंट में क्या करेंगे हम लोग, अंतर पढ़ लेते हैं है क्या। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है ना। आप रेडी रहेंगे, अभिक्रिया की दर आप अच्छे से पढ़ लेंगे घर में जाकर के, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अभिक्रिया की कोड निकलवाऊंगा और उसमें आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक difference between rate of reaction and rate of constant. difference between rate of reaction अभिक्रिया की दर हो गई और rate constant यानी दर स्थिरांक में अंतर, rate of constant। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके अंतर के बारे में देख लेते हैं। अभिक्रिया की दर दर स्थिरांक, ठीक। पहला अंतर हमारा क्या है बच्चों, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन
इकाई समय में क्या है? इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद दोनों, चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। उत्पाद के सांद्रण में अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन का मतलब क्या होगा? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया आगे होती बढ़ती है तो अभिकारक के सांद्रण में कमी, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि, यही तो परिवर्तन है। तो यही क्या कहलाता है? अभिक्रिया की दर कहलाती है। और बच्चों, दर स्थिरांक क्या होगा? यह अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। यह क्या होता है बच्चों? यह अभिक्रिया के दर के, यह अभिक्रिया के दर के बराबर, यह अभिक्रिया के दर के बराबर होती है। अभिकारक का सांद्रण इकाई होता है। इसमें क्या बताया जाएगा? अभिकारक का सांद्रण क्या होगा? अभिकारक का सांद्रण इकाई होता। ठीक है, आपकी डिफिनेशन से पहला अंतर निकल गया। दूसरा अंतर क्या होगा बच्चों? यह अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करती है। यह अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करती है। और दर स्थिरांक क्या हो जाएगा? अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण से स्वतंत्र होती है। यानी अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रण पर क्या होता है? यह निर्भर करती है किसमें? प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर। यानी यह क्या करता है? जो अभिक्रिया की दर होगी वह प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करती है, लेकिन अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण से स्वतंत्र होती है। यानी कहने का चाहिए क्या होगा? प्रारंभिक सांद्रण से स्वतंत्र होती है। याद रखना। देखिए स्क्रीन पर इसका अंतर आपको दिख रहा है, आप देख लीजिएगा और वहां से नोट कर लेंगे। ठीक है, आप कंटेंट बना लीजिएगा। मैं बोल भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं, आपको स्क्रीन पर में देखिए दिख रहा है, आप उसको सहायता से पढ़ सकते हैं। तीसरा अंतर हमारा है, इसकी इकाई बदलती नहीं है। याद रखना है, कांस्टेंट रहती है। तीसरा पॉइंट का रहा है, इकाई बदलती नहीं है। मतलब अभिक्रिया की जो दर की इकाई जो रहेगी वही रहेगी, लेकिन इसकी इकाई अभिक्रिया की कोट के ऊपर निर्भर करती है। बहुत मेन पॉइंट लिखा हुआ है, इसकी इकाई अभिक्रिया के कोट पर निर्भर करती है। मेन पॉइंट है आपका ये अभिक्रिया की कोट आ गए, नया पॉइंट आ गया। तो अभिक्रिया की कोट क्या होगा बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। नेक्स्ट यानी अभिक्रिया कोट क्या है उसका डिटेल में बताऊंगा। तो याद रखना है आपको, क्योंकि अभिक्रिया की जो दर होती है उसके माध्यम से अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया कोट उसमें आपको डिटेल मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इसकी इकाई बदलती नहीं है। किसकी इकाई? अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की जो दर की इकाई रहेगी वही माना जाएगा, लेकिन अभिक्रिया की कोट क्या होती है? दर स्थिरांक की जो इकाई रहती है उसके अभिक्रिया की कोट पर निर्भर करती है। और अभिक्रिया कोट क्या होता है? तो अभिक्रिया की कोट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या जीरो, ये क्या है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी आपको देंगे। ठीक है, ज्यादा उसमें डिफिनेशन नहीं है। किसी अभिक्रिया की कोट उन घातों के योगफल के बराबर होती है जो दर समीकरण या दर नियम में सांद्रण पदों के ऊपर लगाई जाती है, इसे अभिक्रिया की कोट कहते हैं। और इसका डिटेल हम सॉरी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है बच्चों,
तो अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होगी बच्चों? तो बताइए, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होती है। अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड। ये कभी नहीं बदलेगा। आप याद होगा, आपको 10th में पढ़ के आए हैं अभिक्रिया की दर की इकाई। तो अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और इसकी इकाई अभिक्रिया की कोट पर निर्भर होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ जाएगा आपको। अंतर मैं आपको दे चुका हूं, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में अंतर आप पढ़ लीजिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। इकाई समय मतलब अल्प समय में रासायनिक अभिक्रिया हुई, अभिकारक का मान कम हुआ, उत्पाद का मान बढ़ गया, वही है इसका परिवर्तन। यह अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। अभिकारक का सांद्रण इकाई होता है, इसमें अभिकारक का सांद्रण क्या होगा? इकाई। फिर बताया गया है कि इसका जो प्रारंभिक सांद्रण होता है, अभिक्रिया की जो दर होती है वह प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर होती है, लेकिन अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण से स्वतंत्र होती है। जब दर स्थिरांक की बात करेंगे तो अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण से ये स्वतंत्र होती है, मतलब निर्भर नहीं करती, स्वतंत्र होती है। इसकी इकाई नहीं बदलती, अभिक्रिया की दर की इकाई नहीं बदलती है। अभिक्रिया की दर की इकाई जो होगी वही होगी। अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होगी? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। और इसको क्या बोलेंगे? इसकी इकाई अभिकारकों की अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। अभिक्रिया के नहीं, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? किसी अभिक्रिया की कोटि उन घातों के योगफल के बराबर होती है जो दर समीकरण या दर नियम में सांद्रण पदों के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, तो यह हमारी अभिक्रिया की कोट हो गई और हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जिसको प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। आप अच्छे से इसे पढ़िए, समझिए और कमेंट कीजिए। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो मेरे को जानकारी नहीं होगी आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। और एक बात और है, जो मतलब छात्र, जितने भी छात्र अगर वीडियो देखते हैं तो लास्ट में कम से कम कमेंट कर दे, ताकि पता तो चल जाए वीडियो कौन देख रहा है। इससे यह जानकारी होगी कि आप वीडियो देख रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, मेरे को भी जानकारी हो जाएगी। इसमें यह जानकारी नहीं मिल पा रही है कि बच्चा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि शासन के दिशा निर्देश के आधार पर लॉकडाउन की प्रक्रिया चलती आ रही है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग नहीं खुल रहे हैं, जिनमें से शासन अपनी रणनीति गाइडलाइन जारी कर दी है कि इस सत्र में 9 से 12 तक के सभी छात्र ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, ऑनलाइन ही पेपर देंगे, ऑनलाइन इनका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप पहले से पढ़ रहे हैं। डेली के डेली वीडियो आप पढ़िए, समझिए, अपने मित्रों को भी भेजिए, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा निश्चित रूप से। अब आपकी पढ़ाई हो रही तो पढ़ते रहिए, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कमेंट कीजिए। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, तो वह जानकारी होगी कि हाँ आप देख रहे हैं और आप कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो नहीं बनेगा नेक्स्ट आप कमेंट करिए, आपको क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। ठीक बच्चों, ओके, गुड डे।